हेलो दोस्तों, मैं गुरुराज आप सभी का निर्वाण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग इकोनॉमी की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज यूनिट 2 के लास्ट लेक्चर पे आ गए हैं, जिसमें कि कुछ मेंस से रिलेटेड टॉपिक एंड कुछ प्रीलिम्स से रिलेटेड टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। साथियों, जब हम ये कहते हैं कि कुछ मेंस से रिलेटेड टॉपिक होंगे और कुछ प्रीलिम्स से, तो मेंस के टॉपिक कहने का मतलब ये कभी नहीं होता कि वो 100% मेंस डेडिकेटेड है। यूपीएससी में ऐसा कोई क्लियर क्लासिफिकेशन नहीं है। क्यों? बिकॉज जो भी टॉपिक मेंस और प्री के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनमें वो टॉपिक का नेचर डिटरमाइन करता है कि यहाँ से प्रीलिम के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे कि मेंस के। जहां पे फैक्चुअल डिटेल्स, कुछ एनालिटिकल चीजें होती हैं, वहां से प्रीलिम और मेंस दोनों के क्वेश्चन आते हैं। और खास तौर पे जहां पे इशू बेस्ड चीजें होती हैं, इशू बेस्ड चीजें जैसे कि एनपीए, है ना, ये एनपीए की हम बात करते हैं, ये एनपीए क्राइसिस हो गया। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन की और बहुत सारी मेजर्स जिसके माध्यम से इस देश में जगह जगह पे बैंकिंग पेनिट्रेशन बढ़ाया जा सके, उसके क्या तरीके हैं, उसमें क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है, इस तरह की चीजें जब भी आती हैं तो वो मेंस के लिए अपने आप में रेलिवेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंकिंग क्षेत्र में रिफॉर्म की बात होती है, तो पॉइंट ये आता है कि रिफॉर्म क्यों या रिफॉर्म क्या, है ना। तो पहले तो क्यों, व्हाई, व्हाई रिफॉर्म। अब आपको समझने की जरूरत है कि आजादी के बाद से भारत में कुछ पब्लिक कुछ प्राइवेट बैंकें थी। 1969 का समय आता है जब मैडम इंदिरा के टाइम में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाता है और 14 मेजर बैंकों का नेशनलाइजेशन इसमें होता है। मतलब ये कि अब भारत में ज्यादातर बैंकें वो पब्लिक सेक्टर की हो गई, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की हो गई। ठीक है, लेकिन जो एक समस्या बनी रही वो ये कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का हमारा एक लक्ष्य था वो कभी पूरा ही नहीं हो सका। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाई में हम लिखेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब वित्तीय समावेशन, इसको बोलते हैं वित्तीय समावेशन। और इसके चलते जब वित्तीय समावेशन नहीं हो सका, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो सका, ऐसी परिस्थितियों में बैंकिंग रिफॉर्म आवश्यक हो गया। लेकिन क्यों 1991 के आसपास? प्रश्न ये आता है कि 1991 के आसपास क्यों। अब आप में से जितने लोग एलपीजी के बारे में थोड़ा सा अवेयर होंगे, उनको पता है कि लिबरलाइजेशन, हालांकि हमने अभी एलपीजी का जो टॉपिक है वो नहीं किया। यहाँ पे एलपीजी का मतलब है वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी के बाद भारत में बैंकिंग रिफॉर्म अचानक ज्यादा आवश्यक हो, इसलिए हो गया क्योंकि जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन थे वो मल्टीपल मल्टीपल हो गए। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ये मल्टीपल्स में हो गए। ठीक है, तो इस कंडीशन से जो बैंकिंग एक्सेस थी लोगों की वो बढ़ानी अपने आप में जरूरी हो गई, यानी कि बैंकिंग पेनिट्रेशन था वो जरूरी हो गया। साथ ही जो एनपीए के क्राइसिस थे वो बढ़ने लगे थे 80s के बाद ही। इसके अलावा जो लोन रेट्स थे वो बहुत ज्यादा थे, तो लोन रेट्स को रैशनलाइज करने के लिए बैंकिंग रिफॉर्म अपने आप में आवश्यक हो गया था। तो ये वो कुछ बिंदु हैं जिनके बैकग्राउंड में हमको बैंकिंग रिफॉर्म समझना है। एंड आई थिंक यहां से अब आप लोग बैंकिंग रिफॉर्म का ये कनेक्शन डेवलप कर लेंगे। तो सबसे पहले चक्रवर्ती कमेटी अपॉइंट की गई थी 1985 में, और चक्रवर्ती कमेटी का जो रेफरेंस है वो हमारे लिए जानना किस पॉइंट से ज्यादा जरूरी है, वो है एनपीए के रिगार्डिंग। अब आपको ये पता चल गया कि 1985 के पहले से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादित संपत्तियां,
ये एनपीए, ये प्रॉब्लम अपने आप में राइज होने लगी थी, जिसके लिए जो इंपॉर्टेंट कमेटी अपॉइंट की गई वो चक्रवर्ती कमेटी अपॉइंट की गई। मित्रों, क्या आपको ये लाइन बाय लाइन याद रखना है? उत्तर है नहीं। बस आपको ये पता होना चाहिए दो बातें। पहले तो ये कि चक्रवर्ती कमेटी किस उद्देश्य के लिए लाई गई, तो उसका उत्तर है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंकिंग रिफॉर्म के अंतर्गत। ठीक है, ये दो बातें आपको पता चल गई। तो अब दूसरी बात आती है कि ये गाइपोरिया कमेटी, तो गाइपोरिया कमेटी ग्राहक सेवा से संबंधित थी, कंज्यूमर सर्विसेज से संबंधित। तो ये मैच करने के लिए अगर यूपीएससी कभी पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, यूपीएससी इनमें से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है? यूपीएससी के लिए बहुत आसान होगा ये पूछना कि इनमें से बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित कौन कौन सी समितियां हैं, तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए दो। फिर तीसरी बात आती है कि जेंटलमैन कौन है, जो अभी बहुत ही रिसेंट में पास हुए हैं। ठीक है, ये हैं एम नरसिम्हम। ये मिस्टर एम नरसिम्हम 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद मिस्टर नरसिम्हम का रोल बैंकिंग रिफॉर्म में अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि इनको फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी अध्यक्षता में दो महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन आई हैं, एक 91 में और एक 98 में। इनकी जो रिकमेंडेशन थी, उनके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए व्यापक स्वायत्तता की बात करना, कि पब्लिक सेक्टर की जो बैंकें हैं उनको एक ग्रेटर लेवल पे ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए। ठीक है, ऑटोनॉमी। इसके अलावा बड़े भारतीय बैंकों के विलय की बात करते हैं। विलय का मतलब कि बैंक एक्स, बैंक वाई, इनको आपस में विलय करके कोई भी नाम एक्स या वाई और एक्स वाई करके नई बैंक बनाई जाए। उद्देश्य क्या है, ये हम जरूर डिस्कस करेंगे कि ऐसा सर ने क्यों अपॉइंट रेकमेंड किया। ठीक है, बड़े भारतीय बैंकों के विलय की सिफारिश की गई, साथ ही प्राइवेट बैंकों को खोलने की परमिशन देने की बात की गई। और आपको पता है, इस रिकमेंडेशन के बाद 1993 में इंडसइंड प्राइवेट सेक्टर की बैंक खोली गई और इसके बाद प्राइवेट बैंकों का सिलसिला चल पड़ा, जिसके बाद फिर से प्राइवेट सेक्टर की बैंकों को लाइसेंस दिए गए। उनकी एफिशिएंसी को यूटिलाइज करने के लिए कई सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने उस समय बैंकों के लिए अप्लाई किया। तभी तो नहीं, लेकिन कुछ को उसमें ये लाइसेंस प्रदान किया गया कि वो बैंकिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। साथ ही 1993 में सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी थी। इसकी प्राइवेटाइजेशन, सॉरी, प्राइवेट लाइसेंसिंग फॉर द बैंक। आरबीआई की देखरेख में बैंक के बोर्ड को राजनीति के हस्तक्षेप से मुक्त फ्री रखने की एडवाइस भी मिस्टर नरसिम्हम ने दी थी। अब इनकी जो रिकमेंडेशन है उनको बिंदुवार जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 91 वाली समिति में क्या क्या कहा गया। पहली बात तो ये, इन्होंने तरलता अनुपात में कमी करने की बात करी। हमारे पास एसएलआर उस समय कितना था? 38.5। आज आपको पता है ये करीब 18% के आसपास। डू यू थिंक कि मिस्टर नरसिम्हम का कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में, जिसकी वजह से एसएलआर के उस समय 38.5 के मार्क को धीरे 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 घटाते हुए 18% के आसपास लाया गया। लेकिन जो उस समय की सिफारिशें थी उसके अनुसार ये प्रतिशत केवल 28% तक आया। ब्याज दरों का निर्धारण बाजार की शक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए, रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसा मिस्टर नरसिम्हम ने कहा। अब ये ब्याज दरें क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए जो जमा में दरें होती हैं वो ब्याज दरें होती हैं, इसके अलावा जो लेंडिंग रेट्स होती हैं वो ब्याज दरें होती हैं। तो इन दरों का जो निर्धारण होना चाहिए वो बाजार की शक्तियों के आधार पर होना चाहिए, ऐसा मिस्टर नरसिम्हम कहते हैं। ठीक है, ब्याज दरों का निर्धारण। इस समिति ने बैंक के ऋणों की समय पर वसूली के लिए विशेष ट्रिब्यूनल की स्थापना पर जोर दिया। देखो, जब बैंक अपना कर्ज वसूलने जाती है, ये जरा समस्या समझ लेते हैं पहले। बैंक लोन देती है,
और खास तौर से जो बड़ा लोन अमाउंट होता है, लार्ज अमाउंट के लिए, ठीक है, लार्ज अमाउंट के लिए बैंक लोन देती है। तो बैंक को इसकी रिकवरी चाहिए क्या? इसकी रिकवरी चाहिए क्या? रिकवरी में अगर मान लीजिए कोई ये कह दे कि हम बैंक का लोन अदा करने में असमर्थ हैं, तो बैंक क्या कर सकती है? उसके लिए पर्याप्त कानूनों का अभाव था। तो ये जरूरी था कि बैंकों को रिकवरी करने के लिए, लोन की रिकवरी करने के लिए विकल्प दिया जाए। अगर मान लीजिए बैंक किसी की संपत्ति बेचने का दावा करते हैं कि वो कोलेटरल की संपत्ति को या परिसंपत्ति को बेच देगी, किसी के एसेट का लिक्विडेशन कर देगी, तो वो पर्सन कोर्ट जा सकता है। मैटर सिविल कोर्ट में जाएगा। सिविल कोर्ट में आपको पता है कि मैटर सालों सालों साल सालों साल चलता चला जाता है। ऐसी कंडीशन पे बैंक अपना बिजनेस ऑपरेशन छोड़ के कुछ और काम में ही बिजी हो जाएंगे, जो कि बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, बैंकों के लाभ के लिए अपने आप में चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसी परिस्थिति में जो बैंकिंग रिफॉर्म है वो इस बात की वकालत करता है कि एक खास ट्रिब्यूनल बनाया जाए जो कि ऐसे मामलों को जल्दी निपटारा करे। ठीक है, तो ये उसमें ये विकल्प आ गया। इस समिति ने शाखा की लाइसेंसिंग को समाप्त करने की बात करी। आपको पता है कि जब भी बैंक कोई नई ब्रांच खोलती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर स्टेट बैंक एक बैंक है, अब ये कोई नई ब्रांच मान लीजिए किसी शहर में, आगरा के सबर्बन एरियाज में खोलना चाहते हैं, तो उसे नई ब्रांच के लिए भी लाइसेंस चाहिए। मिस्टर नरसिम्हम ये कहते हैं कि ब्रांच खोलने के लिए अलग से लाइसेंस की आवश्यकता क्यों, और इस लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, इस समिति ने बैंक को दोहरे नियंत्रण से मुक्त करने की बात करी। मतलब ये बैंकों में उस समय वित्त मंत्रालय और आरबीआई दोनों का नियंत्रण होता था। किसका किसका? वित्त मंत्रालय एंड आरबीआई। तो मिस्टर नरसिम्हम कहते हैं कि वित्त मंत्रालय का जो नियंत्रण है उसे हटा देना चाहिए और बैंकों पर केवल रिजर्व बैंक का ही नियंत्रण होना चाहिए। दैट्स इट। अब नरसिम्हम समिति की एक और रिपोर्ट आई 98 में, 1998। इसमें कुछ और रिकमेंडेशन जोड़ी गई जिनमें कि सुदृढ़ वाणिज्यिक बैंकों का आपस में विलय करना। अभी आप सोच के देखिए ये कैसी एडवाइस है कि बड़ी बड़ी बैंकों को जो अपने आप में पावरफुल हैं, जिनकी एसेट अभी भी प्योर है, यहाँ पे एसेट प्योर करने का मतलब कि उनमें एनपीए का जो पार्ट है वो कम है या नहीं है, तो ऐसे पावरफुल सुदृढ़ बैंकों को, तटस्थ बैंकों को आपस में जोड़ने की सलाह दी गई। क्या कारण हो सकता है? आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, पानी की जो सप्लाई के चैनल हैं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, मोबाइल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी टावर, ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन के लिए जो लोन है उसका ड्यूरेशन ज्यादा होता है। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल लंबी अवधि के लोन दिए जाते हैं। अब आप बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बड़ी अमाउंट के लंबी अवधि के लोन है वो कौन दे सकता है? क्या एक छोटी बैंक दे सकते हैं? उत्तर होगा नहीं। ऐसे बड़े लोन देने के लिए बड़ी बैंक चाहिए। और आपको पता है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत आज भी जर्जर है, उस समय भी जर्जर थी, कमजोर थी। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करने के लिए मिस्टर नरसिम्हम ने बड़ी बैंकों को, तटस्थ बैंकों को, पावरफुल बैंकों को आपस में मर्जर की सलाह दी, ताकि उन बैंकों का न केवल भारत में लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंश्योर किया जा सके, बल्कि उन बैंकों का इंटरनेशनलाइजेशन भी किया जा सके, अंतरराष्ट्रीयकरण भी किया जा सके। ये मेन उद्देश्य था। इसके अलावा जो वाणिज्यिक माहौल है वो पैदा हो सके। वाणिज्यिक माहौल तब पैदा हो सकता है जब बैंकों को लंबे अवधि के और बड़े लोन देने की कैपेसिटी हो। इन्होंने मना किया कि सुदृढ़ बैंकों का
कमजोर बैंकों के साथ विलय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि इससे जो कमजोर बैंक है उसकी कमजोरी के चलते सुदृढ़ बैंक भी अपनी एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज करेगी। इसलिए ये कहते हैं कि मजबूत बैंकों का एक साथ और कमजोर बैंकों का अलग विलय किया जाना चाहिए, जिससे कि जो कमजोर बैंक है उसे अलग से रख रखाव, अलग से क्रेडिट देके गवर्नमेंट रिवाइव करने की कोशिश करेगी। लेकिन ऐसे किसी प्रयास के चलते जो मजबूत बैंक है वो अपनी एफिशिएंसी ना खोए, जिसके चलते ये बोलते हैं कि कमजोर बैंकों को सुदृढ़ बैंकों के साथ मर्जर नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा देश के बड़े बैंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जाना, सीधी बात है। रुपए 2 लाख से कम के ऋणों पर ब्याज का नियंत्रण का आधार अधिकार किसको हो? बैंकों को। जैसे इसका मतलब ये कि जो छोटे लोन्स होते हैं, 2 लाख से कम का मतलब छोटे लोन्स में जो ब्याज दर निर्धारित करने का अधिकार हो वो किसको हो? बैंकों को। देखो आज की परिस्थिति अलग है। आजकल ज्यादातर लेंडिंग रेट बैंक स्वयं डिसाइड कर सकते हैं। उस समय ये परिस्थितियां नहीं थी। आगे अब हम बैंकिंग रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, बैंकिंग क्षेत्र के सुधार की बात कर रहे हैं। मिस्टर नरसिम्हम ने अपने टाइम में जो रिकमेंडेशंस दी उनको इम्प्लीमेंट करते करते 20 साल का समय लग गया। करीब 93 से बात करें तो 2013-14 तक का समय आ गया। और 2013-14 में जबकि मिस्टर राजन आरबीआई के गवर्नर थे, मिस्टर राजन के टाइम में ये जेंटलमैन जो आप देख रहे हैं नीचे, ये है नाचिकेत मोर। तो नाचिकेत मोर साहब के अध्यक्षता में एक और बैंकिंग रिफॉर्म कमीशन का गठन किया गया। मिस्टर मोर ने कुछ अलग से रिकमेंडेशन दी जो उस समय और उन परिस्थितियों के अनुसार थे। उनमें से कुछ सरकार ने लागू करी। जो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था वो सुझाव था नए पेमेंट बैंक खोले जाने का। नए पेमेंट बैंक खोले जाने का जो सुझाव मिस्टर नाचिकेत मोर ने अपनी रिकमेंडेशन में दिया, इसको बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया। और आपको पता है 2014 से ही एयरटेल, पेटीएम, फिनो बैंक, ये सारे पेटीएम बैंक आए और अब तो खैर बहुत सारे पेटीएम बैंक आ चुके हैं मार्केट में, पेमेंट बैंक आ चुके हैं। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? मिस्टर मोर, मिस्टर नचिकेत मोर। ठीक है। तो अब इनके रिकमेंडेशन में जो महत्वपूर्ण है उनको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। ये कहते हैं कि कृषि ऋण में ब्याज में छूट और जो सब्सिडीज दी जाती हैं और ऋण माफी की जो योजनाएं होती हैं जिसके तहत कृषि ऋण को पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है, ये बैंकों के ऊपर डेट का बर्डन बढ़ाते हैं, उधार का बर्डन बोझा बढ़ाते हैं। इसलिए इस प्रथा को बंद कर देना चाहिए। सीआरआर एसएलआर को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा बॉन्ड में निवेश का प्रतिशत कम करने का भी सुझाव दिया। क्यों? बॉन्ड में निवेश कौन करता है? देखो, टी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज, ये जो सरकारी बॉन्ड होते हैं इनमें पब्लिक सेक्टर की ये वाली बैंकें, खासतौर से जो लार्ज बैंकें होते हैं, ये इन्वेस्ट करती हैं, जिससे ये अपना एसएलआर का अमाउंट मेंटेन रखते हैं। तो अगर ये सीआरआर और एसएलआर को धीरे धीरे समाप्त करने की बात कर रहे हैं तो अपने आप बैंक और बॉन्डो बैंक का बॉन्ड्स में निवेश कम हो जाएगा। तो ये उसी निवेश को कम करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग, जिसके तहत कृषि, एमएसएमई, एक्सपोर्ट, सोशल सेक्टर इत्यादि को लोन दिया जाता है, ये एरिया हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने याद है तो ठीक, अदरवाइज पहले पहले पुराना लेक्चर देखिए और इसके बाद इसको दोबारा देखिए आके। तो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग की जो कैपेसिटी अभी है वो 40% के आसपास है, जिसको बढ़ा के 50% की सिफारिश कर रहे हैं। इनके अनुसार प्राइमरी सेक्टर में 50% तक का लेंडिंग का कैप रखना चाहिए। 1 जनवरी 2016 तक हर वयस्क का अपना बैंक अकाउंट हो। क्या सरकार ने इसको लागू किया? हाँ, जनधन खाते के तौर पर। ठीक है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने जनधन खाते खोले। ठीक है, जनधन खाते खोले गए। किसी भी हिस्से में सिर्फ 15 मिनट की पैदल दूरी पर बैंक की शाखा हो, बहुत अच्छा सुझाव है। अगर इस तरह बैंकों की जो ब्रांच है उनका पेनिट्रेशन हो जाए तो लोग आसानी से बैंक तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। सीपीआई आधारित महंगाई दर से ज्यादा जमा पर ब्याज मिले। अब जैसे मान लीजिए कि जमा पर
ब्याज कितना है, मान लेते हैं एफडी में 8% है, और सीपीआई इन्फ्लेशन मान लेते हैं कितना है, अगर 10% है तो आप मान के चलते हैं कि इफेक्टिव टैक्स जो हुआ वो -2% हुआ। ये वाला पार्ट हम लोग कर चुके हैं, जिसको याद है ठीक है, अदरवाइज को एक बार पहले आप पुराना देख के आइए, है ना। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में जो सीपीआई का इन्फ्लेशन है अगर 10% है तो जो जमा का दर है इससे ज्यादा होना चाहिए। अभी के देश में तो है, क्योंकि इन्फ्लेशन लेस देन 6% आ गया है, 5.84 इस समय, ठीक है। लेकिन जो जमा का दर है वो एफडी में 8% है, तो इट इज मोर देन दैट, दैट्स इट। आधार नंबर के साथ, सॉरी, गरीब परिवार को काफी कम प्रीमियम पर हर तरह का बीमा उपलब्ध हो, क्योंकि आपको पता है इंडिया में इंश्योरेंस लेस देन 10% लोगों के पास है इंश्योरेंस। तो उसके लिए ये बीमा की प्रीमियम कम रखने के सुझाव देते हैं, तो दैट कि गरीब से गरीब व्यक्ति का बीमा हो सके। आधार नंबर के साथ बैंक का खाता देने की व्यवस्था हो, तो आधार नंबर के माध्यम से आजकल आप पेमेंट कर सकते हैं, तो ये वाला भी इंप्लीमेंट किया जा चुका है। एनबीएफसी को बैंक के एजेंट के तौर पर काम करने की अनुमति दी जाए। हाँ, कई सारे एनबीएफसी बैंकों के साथ इस प्रकार का अग्रीमेंट करके वो बैंकिंग फैसिलिटीज दे सकते हैं, बट एग्जैक्टली वो बैंक का लाइसेंस नहीं। गरीब छोटे उद्यमियों को कर्ज देने के लिए पेमेंट बैंक खोले जाए। हालांकि आपको पता है कि पेमेंट बैंक तो बड़े पैमाने में खोले गए हैं, लेकिन उनको कर्ज देने की पावर नहीं है। हाँ, साथ में स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने ये वाला सेक्शन भी कर लिया है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो कॉन्सेप्ट है साथ में, ठीक है, वो लोन दे सकते हैं किसको, गरीबों और छोटे उद्यमियों को। हालांकि पेमेंट बैंक को लोन देने की या क्रेडिट की क्षमता नहीं है, ना तो ये क्रेडिट दे सकते हैं, ना ये क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, ना ये लोन दे सकते हैं पेमेंट, ठीक है। बैंक की एनपीओ की सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाए। आपको लगता है ये अपने आप में रैशनल होगा? जरा सोच के देखिए। मान लेते हैं कोई एक बिजनेसमैन है, उदाहरण के तौर पर किरण मजूमदार, उनका बिजनेस है दवा की कंपनी, बायोकॉन उनकी कंपनी का नाम है। किसी समय मान लीजिए बायो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो घट जाए, और किरण अपना लोन या उसका ब्याज या मूलधन जमा न कर पाए, तो ऐसी कंडीशन पर उनका कुछ अमाउंट मान लेते हैं एनपीए हो गया। तो अगर उनका कुछ अमाउंट एनपीए हो गया, वो एक जेन्युइन बिजनेस है, कोई चोरी नहीं है, ऐसी कंडीशन पर अगर उनका नाम पब्लिक में आ गया, तो आपको नहीं लगता कि बायोकॉन के जो शेयर प्राइस है वो गिर जाएंगे, और बायोकॉन एक दवा की कंपनी के तौर पर उसका जो सर्वाइवल है वो रिस्क में आ जाएगा। और अगर एक ऐसी बड़ी कंपनी डूब जाती है, तो आपको क्या लगता है क्या कि भविष्य में वो बैंक कभी अपना लोन या उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में से कुछ पा सकेगी दोबारा? इसलिए सिर्फ एनपीए हो जाने के आधार पर किसी का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता आज भी, ठीक है। कर्ज माफी के बजाय सीधे किसानों को फाइनेंशियल एड दी जाए। देखो, कर्ज माफी में क्या होता है कि किसानों को कर्ज माफ हो गया, किसान अपने बोझे से फ्री हो गए, लेकिन उनकी जीवनचर्या में कोई बदलाव नहीं आता। अगर उनको फाइनेंशियल एड दी जाए, तो उस पैसे को वो निर्भीक तौर पर कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसका कोई और लाभ ले सकते हैं। पीएम किसान योजना के तहत प्रधानमंत्री जी करीब 6,000 रुपए हर किसान को एक साल में देते हैं, ठीक है। कर्ज माफी के बजाय किसानों को सीधे वित्तीय मदद, फाइनेंशियल एड दी जाए, ठीक है। गरीब व छोटे उद्यमियों के लिए खास तौर पर एक बैंक स्थापित किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से मिस्टर मूर की जो कमेटी थी, उनकी रिकमेंडेशन हो गई। इस टॉपिक को जब हम आगे बढ़ाते हैं, तो अब हमको मिलता है कि लोन का कैटेगराइजेशन करना अपने आप में एक जरूरी काम है, क्योंकि हमने बहुत एनपीए की बात कर ली। लोन का कैटेगराइजेशन कैसे होता है, उसके लिए ब्याज या मूलधन समय समय पर आ रहा है कि नहीं, इस आधार पर होता है। और अगर समय समय पर नहीं आ रहा, ब्याज या मूलधन या इन दोनों में से कोई भी 90 दिनों तक नहीं आया, 90 दिनों तक नहीं आया, किसी लोन का मूलधन या ब्याज
90 दिनों तक बैंक के पास नहीं आया तो उस लोन को आरबीआई नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित करती है। ये कैटेगराइजेशन है। बैंक अपनी क्रेडिट की सूचना टाइम टाइम पे जब आरबीआई को देती हैं, इस आधार पर एनपीए का अनाउंसमेंट होता है कि इस बैंक का इतना प्रतिशत क्रेडिट एनपीए है। ठीक है। क्राइटेरिया, मूलधन या ब्याज में से कोई एक या दोनों 90 दिनों तक बैंक को प्राप्त अगर नहीं हुआ तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, गैर निष्पादित संपत्तियां हैं। और अब मान लीजिए कि एनपीए अगर अगर 12 महीने तक रहे, कोई अमाउंट 12 महीने तक एनपीए रहे, 12 मंथ तक एनपीए रहे, तो उसे हम सब स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे। ओके। और अगर कोई एसेट 12 महीने से ज्यादा के लिए एनपीए रहे तो उसे हम डाउटफुल एसेट कहेंगे। अगर कोई एसेट लंबी अवधि तक, नॉर्मली 2-3 साल या उससे ज्यादा समय तक के लिए एनपीए रहे, तो जांच के फलस्वरूप उनको लॉस या लोस्ट एसेट डिक्लेयर किया जा सकता है। लोस्ट एसेट डिक्लेयर किया जा सकता है। लॉस का मतलब क्या है या लोस्ट एसेट का मतलब क्या है? लॉस्ट एसेट का मतलब ये है कि अब बैंक को ये अवधि नहीं पता या उसको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि XYZ लोन का, XYZ क्रेडिट का जो उसने किसी बिजनेस, किसी इंडिविजुअल, किसी कंपनी को दिया है, वो कब तक उसका प्रिंसिपल या मूलधन या उसमें से कुछ भी या कोई पार्ट उसको आएगा। तो उस समय का डिक्लेरेशन बैंक नहीं कर सकती। और जब बैंक स्पष्ट तौर पे ये नहीं कह सकती कि उसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट कब तक आएगा, एक लंबी अवधि तक उसे कोई क्लैरिटी नहीं है। इसमें समय का जो मानक है वो इस प्रकार से नहीं है कि 1 महीना या 1 साल या 2 साल। बस जांच की पड़ताल पे पता चलता है कि बैंकों को अब ये पता चल गया है कि उसका इतना अमाउंट जो लोन पे दिया गया है, कोई भी, जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी बैंक ने 100 रुपए लोन दिया, उसका 12 रुपए ऐसा है जो 2 से 3 साल मान के चलिए एनपीए रहा है, और अब बैंक को आगे नहीं पता कि इसका ब्याज या मूलधन कब कैसे आएगा, तो बैंक ऐसे एसेट को लॉस्ट एसेट डिक्लेयर कर देते हैं। लॉस्ट एसेट डिक्लेयर करने का यह मतलब नहीं है कि बैंक अपना क्लेम करना बंद कर देगी। नहीं, बैंक ने जो लोन दिए हैं वो बैंक की एसेट है और बैंक अपने अंतिम प्रयास तक कोशिश करेगी कि बैंक अपना एसेट दोबारा प्राप्त कर सके। तो ये तो रहा एनपीए और उसके आधार पर स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस्ट एसेट का क्राइटेरिया। इसमें सब स्टैंडर्ड उधर था, इसमें स्टैंडर्ड एसेट वो होती है जिसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट टाइम टाइम पे आ रहा है। ठीक है। अब जब एनपीए हमको समझ में आ गया कि बैंक का कुछ लोन, कुछ क्रेडिट लोन या एडवांसेस वो एनपीए हो गए हैं, तो उनके लिए कुछ मैकेनिज्म हैं जिनके माध्यम से बैंक अपने एनपीए को कम कर सकती है, जिसका एक तरीका है लोन को रिस्ट्रक्चर कर देना। अब लोन की रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए ये स्टेट बैंक है, इसने किसी टाइम में 100 रुपए लोन दिए, 100 रुपए लोन में दिए। ठीक है। उस 100 रुपए के अगेंस्ट में उसके 12 रुपए ऐसे हैं जो लॉस्ट एसेट के तौर पे कैटेगराइज हो गए। लॉस्ट एसेट कहने का मतलब यह है कि बैंक को अब ये नहीं पता कि इस 12 रुपए का मूलधन या ब्याज उसे कब मिलेगा। तो एक तरीका है, अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, वो ये कहता या कहती है, जिसने स्टेट बैंक से 5 रुपए का लोन लिया है। देखो, मैं कम अमाउंट इसलिए लेता हूं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। आप इसे 12 लाख करोड़ भी कह सकते हैं, 12,000 करोड़ भी कह सकते हैं, 120 करोड़, कुछ भी बड़ा अमाउंट आप अपने समझ सकते हैं। मान लीजिए
कि कोई बिजनेस पर्सन है जिसने स्टेट बैंक से 5 रुपए लोन लिया है बिजनेस करने के लिए, और स्टेट बैंक उस कंपनी पे दबाव बनाते हैं कि तुम अपना लोन और उसका ब्याज वापस करो। कंपनी कह रही है कि उसकी कंपनी घाटे में चल रही है, कंपनी के जो अकाउंट है वो कह रहे हैं कि कंपनी घाटे में चल रही है, ये लोन अदा नहीं कर सकते। क्या समाधान है? अगर एक पोलर डिसीजन लिया जाए, एक्सट्रीम टाइप का डिसीजन, तो कोई भी कह सकता है कंपनी को बेचो, बैंक अपना लोन लेके वापस आ जाए। आपको नहीं लगता अगर ऐसी कंपनी बंद हो गई तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे? बैंक की कंपनी की और बहुत सारी एसेट है जो यूजलेस हो जाएंगी, जो कि आगे कोई कमाई नहीं कर सकते। तो बीच का रास्ता निकालने का सुझाव दिया जाता है कि ठीक है, अगर ये कंपनी अपने आप को दिवाला घोषित कर दे, इंसॉल्वेंट घोषित कर दे कि हाँ हम लोन दे ही नहीं सकते वापस, हम लोन का चुकता वापस कर ही नहीं सकते, तब आप बेच लो, एसेट बेचना है। लेकिन उससे आपका होगा क्या? क्या आपको अपना प्रॉफिट मिल जाएगा बैंक को? उत्तर है नहीं। तो जब इन परिस्थितियों में बैंक और वो कंपनी आपस में मिलकर डिसाइड कर सकती है कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन कौन से विकल्प हैं। एक तो ये कि हमें कुछ समय और दे दिया जाए, ठीक है, कुछ समय और दे दिया, मतलब ये कि टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाए जिसमें कि वो लोन का अमाउंट रीपे कर सके। या मान लीजिए कि परिवेश बदल रहा है, लोन देने की दरें, जिसको आप लेंडिंग रेट कहते हैं, वो कम हुआ है, तो ये कंपनी स्टेट बैंक से रिक्वेस्ट कर सकती है कि हमारी लोन की दरें कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। एक तीसरी परिस्थिति ये बन सकती है कि वो स्टेट बैंक से कहे हमको दोनों समय और दे दो, लोन की दरें कम कर दो। इनको दोनों को एक सलाह दे सकते हैं। तीसरी कंडीशन में ये होती है कि लोन की प्रीमियम कम कर दी जाए, तो हम दे पाएंगे। मतलब ये कि ये जो बीच के मध्यम मार्ग हैं, इनके माध्यम से लोन चुकाने वाली कंपनी कोई ना कोई रियायत मांगती है, जिसको लोन का रिस्ट्रक्चर करना कहते हैं, ठीक है। एक तरीका और होता है, अगर मान लो बैंक को ये लगता है कि उसका कोई लोन है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज किसी न किसी पार्ट में डाउट है, बिकॉज जो बैंक की बैलेंस शीट चेक करते हैं तो उसमें अमाउंट ज्यादा दिखाता है, तो बैंक को ऐसा सलाह दिया जा सकता है कि आप अपने एनपीए को राइट ऑफ कर दो, ठीक है। अब राइट ऑफ करने का मतलब क्या? मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। आप लोगों ने टीवी में विशाल दादलानी और शेखर को देखा होगा, इन दोनों की जोड़ी प्रॉपर म्यूजिशियन है, ठीक है। तो विशाल दादलानी के सर में एक भी बाल नहीं है और शेखर के बाल कटे रहते हैं। तो शेखर के बाल कटे रहते हैं, इसका मतलब ये कि उसके कुछ बाल कम होते हैं, और विशाल दादलानी के पूरे बाल साफ हो गए। मतलब ये कि अगर ये कहा जाए कि बैंक अपने बैलेंस शीट से लोन का सारा अमाउंट जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुका है, जो लोस्ट एसेट हो चुका है, बैंक का लोन ही उसका लोस्ट एसेट है यहाँ पे, तो उसको राइट ऑफ कर दो, मतलब उसको काट दो, हटा दो, तो उनकी बैलेंस शीट नीट एंड क्लीन दिखाई देने लगे, अमाउंट जेन्युइन होंगे फिर, ठीक है। इन्वेस्टर को धोखे नहीं, टैक्स अथॉरिटीज को भी धोखे नहीं। दूसरा तरीका यह है कि आप पूरा अमाउंट ना कम करो, कट करो, कुछ अमाउंट कट कर दो, जो आपकी अपेक्षा है कि वापस आ जाएगा अभी, उसको लिखे रहो, तो कुछ अमाउंट से एनपीए कम करना हेयर कट कहलाता है, ठीक है। तो ये वाला शेखर का उदाहरण आप ले सकते हो, ओके। ये तो रहा राइट ऑफ और ये रहा हेयर कट। डिफॉल्ट का अर्थ ये है कि ऋण का भुगतान। अच्छा, एक और चीज, हाँ, राइट ऑफ करने में बैंक उस लोन को शून्य कर देते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बैंक ने अपना क्लेम बंद कर दिया। बैंक पूरी कोशिश करेगी लास्ट मोमेंट तक कि वो अपना लोन वापस पा ले। बैंक का क्लेम खत्म नहीं हुआ। राइट ऑफ कर देने पर बैंक ने अपने एसेट में शून्य लिख दिया, ये अलग बात है, उस लोन के अगेंस्ट में जितना लोन उसका लॉस्ट हो रहा है, लेकिन बैंक का क्लेम खत्म नहीं।
बैंक अपना क्लेम अभी भी लेगी। डिफॉल्ट का अर्थ यह है कि ऋण का भुगतान न करना, मतलब ये कि कोई पर्सन या कंपनी ऋण का भुगतान नहीं कर पा रही, वो डिफॉल्ट अपने आप को घोषित कर सकती है। जब ऋण की राशि का पूरा या कोई हिस्सा या किस्त देय हो और देनदार द्वारा चुकाया नहीं जाता है, तो उसे डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है। डिफॉल्टर और इंसॉल्वेंट में फर्क ये होता है कि लोन लेने वाला व्यक्ति स्वयं को अगर ये कह दे कि हम लोन नहीं दे पाएंगे, तो इंसॉल्वेंट है। डिफॉल्टर बैंक अथॉरिटीज डिक्लेयर करती हैं या कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर होता है, ट्रिब्यूनल के द्वारा। अब मान लेते हैं कि बैंक का बहुत सारा एसेट एनपीए हो गया, लॉस्ट एसेट हो गया, सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया, तो खास तौर पे वो एसेट, वो एनपीए जिसमें बैंक को अपेक्षाएं कम है कि ये एनपीए वापस आएगा, उन एनपीए के लिए एक तरीका है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने। अब ये क्या चीज है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? मान लेते हैं कि विजय ने लोन लिया एसबीआई से, पीएनबी से, आईसीआईसीआई से, ठीक है। हम सारी चीज समझने के लिए आईसीआई का उदाहरण भी ले चुके हैं यहाँ पे, हालांकि हमारे हम पब्लिक सेक्टर का लेते तो भी हमारा काम आसानी से हो जाता। मान लेते हैं इनसे उसने किसी समय 5 रुपए का लोन लिया है, आप 5,000 करोड़ कैसे लिख सकते हैं, इनसे 3 रुपए का लोन लिया है, और इनसे 2 रुपए का लोन लिया है, मतलब ये कि उसने 10 रुपीज के लोन लिए हैं। विजय ने कहा कि वो लोन रीपे नहीं कर पाएगा और लोन लेने की वो कोशिश, लोन जमा करने की वो कोशिश भी नहीं कर रहा। बैंकों को लगता है कि ये जानबूझ के लोन अदा नहीं कर रहा। तो कानूनों में कुछ ऐसा प्रावधान है कि अगर इनमें से हम इनको क्या बोलेंगे, लेंडर, ये तीनों कौन है, लेंडर, 75% लेंडर अगर ये चाहें तो इसकी एसेट बिक सकती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बन सकती है, जिसमें लोन को इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लोन एक बार इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए तो इक्विटी मार्केट में उस इक्विटी की ट्रेडिंग की जा सकती है और बैंक अपना पैसा वापस पा सकते हैं। तो ये तरीका है। अब 75% कैसे निकाला जाएगा? देखो, इस 10 को आप 100 मान लो, तो अगर पीएनबी और स्टेट बैंक चाहें तो एक एआरसी बन सकते हैं या एसेट को लिक्विडेट किया जा सकता है, ठीक है। 75%, ये सारी चीजें अब हम समझेंगे। संपत्ति का पुनर्निर्माण या प्रतिभूतिकरण एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का के माध्यम से किया जाता है। ये व्यवसाय को चलाने के उद्देश्य से आरबीआई के साथ पंजीकृत एक कंपनी है, ठीक है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? एआरसी द्वारा किसी भी कर्ज या लोन या एडवांसेज, यहाँ इसका मतलब है लोन या एडवांसेज, इसका मतलब लोन, इसका मतलब किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों के किसी भी अधिकार या हित का कर्ज की वसूली के उद्देश्य से अधिग्रहण किया जाए। इक्विटाइजेशन क्या होता है? मतलब प्रतिभूतिकरण। ये ऋणों और अन्य वित्तीय संपत्तियों को आकर्षित करने और निवेशकों को बेचने लायक मार्केटेबल प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को संदर्भ करता है। रीपैकेजिंग ऑफ लेस लिक्विड एसेट इनटू सेलेबल सिक्योरिटीज। वो जो लोन का अमाउंट है, वो जो लोन का अमाउंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपए है, ठीक है। इसको आप 10,000 करोड़ भी मान सकते हैं।
10 रुपए के अगेंस्ट में कोई भी सिक्योरिटी मान लेते हैं कि 1000 सिक्योरिटी इशू की गई, तो ऐसी कंडीशन पर ये जो लोन है, लोन देने वाले देन अब लेनदार हो गए हैं, मतलब उनको लोन का वापसी चाहिए, वो हो गए इक्विटी। तो इसके बैकग्राउंड में वो जो कोलेटरल होगी उसके अगेंस्ट में इक्विटी इशू की जाए। और और ये जो लोन है अपने प्रतिशत शेयर के हिसाब से कि एक डिफॉल्टर को कितना लोन किस बैंक ने दिया है, उस प्रतिशत शेयर के हिसाब से विजय के जो कोलेटरल्स हैं, इसमें विजय के घर, ऑफिस, क्रूज, वो सारी चीजें हो सकती हैं, उन पे इन बैंकों का स्वामित्व आ जाएगा और उस स्वामित्व के अगेंस्ट में ये सिक्योरिटीज है। जितना सिक्योरिटी बचेगी इन बैंकों को उतना अपना पैसा प्राप्त होगा और उस कोलेटरल के अगेंस्ट में वो जो उनका स्वामित्व है वो घटता चला जाएगा। अब अगर ये बात स्पष्ट है तो ये समझना आसान हो गया, हाँ, कि सिक्योरिटाइजेशन कर देना, इसको बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन कर देना। ARC can purchase both rights, interest in a debt और debt itself through securitization। मतलब ये कि asset रिकंस्ट्रक्शन कंपनी डेट को खरीद सकती है, सिक्योरिटी को खरीद सकती है या दोनों को खरीद सकती है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बजट 2021-22 में आया। अब ये प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ARC कब आया, तो 2021-22 के बजट में इसका कॉन्सेप्ट है। 2021-22 के बजट के अनुसार ARC को राज्य के स्वामित्व वाले और निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव किया जा सकता है। मतलब ये कि सरकारी बैंक है और प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, दोनों इसके स्थापित करने का प्रस्ताव कर सकते हैं और कहा गया है कि सरकार इसमें कोई भी इक्विटी का योगदान नहीं करेगी। कहां गई गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कोई भी इक्विटी का, मतलब ये कि अगर बैंक का 10 रुपए का लोन विजय पर है तो सरकार उसकी इक्विटी नहीं खरीदेगी। मतलब ये कि विजय के लोन का रीपे गवर्नमेंट किसी भी कंडीशन पर नहीं कर सकती। ना तो डेट में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, इक्विटी में भी नहीं। मतलब उस डिफॉल्ट उस डिफॉल्टर या डिफॉल्ट कंपनी के अगेंस्ट में जो भी लोन को रिपे करना है, उनकी कोलेटरल्स, कंपनी के एसेट इत्यादि को बेचने या जो भी प्रक्रिया होगी सिक्योरिटाइजेशन के बाद, उस सिक्योरिटी में सरकार पैसा नहीं लगा सकती। अदरवाइज अगर सरकार इसको ऐसी कंडीशन में पैसा लगाती है तो कॉन्सेप्चुअली उसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहेंगे, क्योंकि एक कैपिटलिस्ट इसकी आदत बना सकता है कि हर बार वो गवर्नमेंट के पैसे से अपनी सिक्योरिटी को बैलेंस कर दे। लेकिन यहां पे कहा गया है कि गवर्नमेंट ऐसे पैसे नहीं लगा सकती। तो इस तरह से गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टी के बीच के नेक्सस को स्टैब्लिश नहीं होने दिया। ARC अपने आप में कॉन्सेप्ट के तौर पर बैड बैंक का संस्करण माना जाता है। अब ARC का विधिक अधिकार क्या होता है, कहां से किस कानून के आधार पर ARC बनती है? तो सरफेसी एक्ट 2002 भारत में ARC की स्थापना के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। ARC को स्ट्रेस्ड एसेट का स्थानांतरण जो करना होता है वो नेट बुक वैल्यू पर होता है। बिल्कुल दिमाग में चिपका लो उसे, नेट बुक वैल्यू, क्योंकि यहां से प्रीलिम में आपको क्वेश्चन फंसाया जा सकता है। जो वैल्यूएशन होगा वो किस पे होगा? नेट बुक वैल्यू पर होगा, जो कि इन एसेट के खिलाफ बैंकों द्वारा ARC को स्ट्रेस्ड एसेट, बैंकों द्वारा की गई एसेट माइनस प्रोविजनिंग है के मान के बराबर होता है। यह बैंकों का NPA के माध्यम से होने वाले नुकसान को कम करने में सक्षम बनाता है। अब सरफेसी एक्ट समझ लेते हैं, जब सरफेसी एक्ट की बात आ गई है ना, तो RBI द्वारा संपत्ति पुनर्निर्माण का पंजीकरण और विनियमन, ARC की स्थापना कौन करेगा? RBI, जिसका कि RBI क्या करेगी? पंजीकरण और रेगुलेशन।
ठीक है। इसका डिसीजन कौन लेगा? बैंकें, जिनके पास मेजर लोन होगा, जिन्होंने मेजर लोन किसी को दिया होगा। सरफेसी एक्ट आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी किए जा रहे दिशा निर्देशों के अनुसार ऋणकर्ता के खाते को गैर निष्पादित संपत्तियां के रूप में वर्गीकृत करने की सुविधा देता है। अब आपको समझ में आया कि जो सरफेसी एक्ट है, यही ऋणकर्ता के खाते को एनपीए के रूप में, ऋणकर्ता कौन है यहाँ पे? विजय, विजय ने ऋण लिया है ना, तो उसके खाते को एनपीए में क्लासिफाई करने की परमिशन देता है। किसको देता है? आरबीआई को। मतलब ये कि एनपीए डिक्लेयर कौन करेगी? आरबीआई। आरबीआई को ये ताकत मिलती कहां से है? सरफेसी एक्ट से। किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान की कार्रवाई के खिलाफ ऋण वसूली न्यायाधिकरण में अपील, और तो मतलब पहला पार्ट समझते हैं कि जैसे मान लो किसी पर्सन को, किसी बारोवर को, किसी लोन लेने वाली कंपनी या व्यक्ति को ये लगता है कि XYZ बैंक उसके खिलाफ जाति कर रही है, अनजस्ट कर रही है, तो वो कहा जा सकते हैं? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। और अगर इसके जजमेंट से वो खुश नहीं है तो वो आगे अपील कर सकते हैं अपीली ऋण वसूली न्यायाधिकरण में, डेप्ट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल में। ठीक है। कृषि की भूमि में 1 लाख रुपए से कम ऋण और ऐसे मामलों में जहां पर 80% तक का ऋण चुकता किया जा चुका है, उनके लिए सलाह दी गई इस कानून में कि जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट संबंधी कुछ कानून हैं उनको लागू ना किया जाए, क्योंकि एक तो कृषि क्षेत्र है, दूसरा 80% लोन आ भी चुका है, और जो अमाउंट है वो अपने आप में सिर्फ 1 लाख, मतलब ये कि 80,000 तक आ चुका है। तो ऐसी कंडीशन पर वहां पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट संबंधित कानून नहीं लागू किए जाए। अब सिक्योरिटी इंटरेस्ट संबंधित कानून क्या है? जैसे कि एआरसी बनाना या एसेट का लिक्विडेशन करना इत्यादि चीजों को लागू नहीं करने की सलाह दी जाती है। सरफेसी अधिनियम केंद्र सरकार को प्रस्तावित कानूनों को शुरू में बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों पर लागू करने के बाद इसे एनबीएफसी व अन्य संस्थानों पर प्रस्तावित कानून को लागू करने का अधिकार देता है। हाँ, एनबीएफसी कवर होते हैं। सरफेसी एक्ट 2002 के अनुसार उद्देश्य इस प्रकार है। ये वित्तीय संस्थानों, एनपीए वित्तीय संस्थानों और बैंकों की एनपीए को जल्द वसूली की प्रक्रिया को प्रोवाइड करवाता है। यह अधिनियम ऋणकर्ता के डिफाल्टर बन जाने, जैसे विजय ने लोन लिया, उसके डिफाल्टर बन जाने और ऋण नहीं चुकाए जाने की स्थिति में वित्तीय संस्थानों और बैंकों को आवासीय एवं वाणिज्यिक संपत्तियों की नीलामी करने का अधिकार देता है। मतलब यह कि अगर कोई ऋण नहीं चुका पा रहा, मान लीजिए विजय ऋण नहीं चुका पा रहा, तो ये विजय की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे ऑफिस, बिल्डिंग, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे उनके बॉन्ड, बिल्स, ट्रेजरी बिल इत्यादि, उनकी नीलामी करने की इजाजत देता है। ओके। तो अब एनपीए क्राइसिस का एग्जैक्ट डेटा क्या कहता है? एनपीए का एग्जैक्ट डेटा कहता है कि हमारे पास 2018 में जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकें थी, उनका जो एनपीए था वो कितना था? 10.3 ट्रिलियन रुपए था। रुपए में कितना? 10.3 ट्रिलियन। जो बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋणों और एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस का 11.2% था। 10.3 ट्रिलियन रुपए एनपीए। ठीक है। और प्रतिशत में निकाला जाए तो ये 10.3 ट्रिलियन रुपए किसके बराबर थे? 11.2%। एनपीए में सरकारी बैंकों का हिस्सा 8.9 ट्रिलियन था, जो कुल एनपीए का 86% था। मतलब ये कि अगर सारे भारत ने मिलकर 100 रुपए का लोन दिया होता,
तो 86 रुपए का लोन एनपीए जो हुआ, सारे भारत का जो एनपीए है, नॉट लोन, सारे भारत में जो बैंकों का एनपीए है, अगर उसे 100 रुपए कहा जाए तो 86 रुपए का एनपीए तो सिर्फ सरकारी बैंकों में, पब्लिक सेक्टर की बैंकों में। सरकारी बैंकों द्वारा दिए गए एडवांसेस एंड लोन्स में ग्रॉस एनपीए 14.6% था। अब ये फिगर कुछ ज्यादा है। ये क्या कहता है पहले समझ लेते कि देखो, सभी बैंकों ने मिलकर जो लोन दिया उसमें सरकारी का खाता सरकारी बैंकों का कितना है, 86%। इसे ध्यान से सुन लो क्योंकि मैं हर बार कुछ अलग बोल रहा हूं। लेकिन अगर सरकारी बैंकों द्वारा एनपीए कितना है, टोटल एनपीए का 86%। टोटल एनपीए का गवर्नमेंट सरकारी बैंकों में जो शेयर है वो 86% है। लेकिन अगर सरकारी बैंकों द्वारा दिए गए लोन्स एंड एडवांसेस का ग्रॉस एनपीए केवल देखा जाए, मतलब कि सरकारी बैंकों ने कितना लोन दिया, तो अगर सरकारी बैंकों ने मिला के 100 रुपए का लोन दिया टोटल, तो 14.6 रुपए उनके पास वापस नहीं आए। बात में अंतर पता चला कि अब हम केवल पब्लिक सेक्टर बैंकों के लोन की बात कर रहे हैं। तो जब उन्होंने 100 रुपए लोन दिया तो 14.6 रुपए कभी वापस नहीं आए, वो एनपीए के हत्थे चढ़ गए। इसके लिए हाँ, इतने रुपए एनपीए की भेंट चढ़ गए। अब जरा पीछे की स्थिति देखते हैं। 2007-8 में एनपीए का केवल 566 बिलियन रुपए था, केवल आधा ट्रिलियन के आसपास कुछ था, जो कि कुल एडवांसेस का 2.26% था। लेकिन इसके बाद ही कितना हो गया, 5 हाँ, जो टोटल एनपीए है 5.66 बिलियन से बढ़कर ये 10.3 ट्रिलियन हो गया। ठीक है, 10.3 ट्रिलियन हो गया। और जो टोटल एनपीए था कितना था, 11.2%। ये 2007-8 के समय में 2.26% से बढ़कर कितना हो गया, 11.2%। 2008 के बाद, ठीक है, 2018 में 10 सालों के बाद ही जो एनपीए 2.26% था वो सीधे कितना हो गया, 11.2%। इसके लिए आंशिक रूप से 2004, 5 और 7, 8, 9 के बीच में जो लोन बांटा गया, जिसे क्रेडिट बूम का फेज कहा गया, उसको जिम्मेदार ठहराया गया। इनमें अधिकांश निवेश बुनियादी ढांचे, टेलीकॉम, बिजली, सड़क, विमानन, इस्पात जैसे क्षेत्रों में हुआ। कृषि तो बेकार में बदनाम है, कृषि का तो यहाँ पे नाम भी नहीं है ना। भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण वाले कानूनों की वजह से कई बिजनेस ऑपरेशन नहीं चल सके, कईयों के ऑपरेशन स्टार्ट ही नहीं हुए। ये एक बड़ी वजह मानी जाती है एनपीए के बढ़ने की। ठीक इसी समय 7-8 में वैश्विक संकट आया जिसे सब प्राइम क्राइसिस कहते हैं। सब प्राइम क्राइसिस, जिसके चलते जिन लोगों ने बाहरी क्षेत्र से लोन लिया था, उनके पास, या बाहरी क्षेत्र से जिनके कमिटमेंट थे लोन के प्राप्ति होने के, उनको अपेक्षाकृत मनी की प्राप्ति नहीं हुई, तथा साथ में जो रुपए का मूल्य ह्रास हुआ, इसकी वजह से जो उनकी देयताएं थी वो ज्यादा हो गई। ठीक है, विदेशी मुद्रा में जिन्होंने ऋण लिया था वो उनकी देयताएं बढ़ गई, लायबिलिटीज बढ़ गई, जिसकी वजह से ये एनपीए बढ़ता चला गया। एसेट क्वालिटी रिव्यू के तहत एनपीए को मान्य बनाने के लिए कठोर मानदंड लागू किए गए। आपको पता है ना, सीआरएआर हमने पीछे पढ़ा था, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो। 11.5% का सीआरएआर लागू किया गया, जिसके बाद बहुत सारी बैंकों का पैसा है उनको अपने इक्विटी में कन्वर्ट करवा के, या अपने जो मालिकों की टायर 1 कैपिटल है
उसको फ्रीज करना पड़ा CRAR के तहत। फ्रीज करने का मतलब यह है कि उस अमाउंट को वो लोन नहीं दे सकते, जिसके चलते उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हुई। प्रॉफिटेबिलिटी, उनका मुनाफा, उनका लाभ कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो वो बैंकों को अपना एनपीए मैनेज करने में दिक्कत हुई। और इस प्रकार एनपीए के बढ़ने के कई सारे कारण देखे जा सकते हैं। ये कारण प्रीलिम में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। समाधान क्या है? अब तो जैसे हमने एक हेयर कट पीछे समझ लिया था, हेयर कट के माध्यम से बैंक अपनी बैलेंस शीट में एनपीए का कुछ अमाउंट कट करें, लोन की रिस्ट्रक्चरिंग करें, जांच एजेंसियों द्वारा उत्पीड़न का डर नहीं होना चाहिए, है ना, इस तरह की चीजें। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने रिजोल्यूशन प्लान्स के लिए 6 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। लोन रिजोल्यूशन अथॉरिटी बना सकती है संसद इसके रिगार्डिंग, है ना, बनाया है कि नहीं। इसके अलावा सरकार को बैंकों के पुनर्पूंजीकरण, रिकैपिटलाइजेशन के लिए जो अतिरिक्त पूंजी डालनी है उसे एक बार में दें। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो बैंक रिकैपिटलाइजेशन के लिए पूंजी दे रही है उसे एक बार में दें, क्योंकि देखा गया है कि छोटी छोटी किस्तें देने में बैंकों को लाभ नहीं होता। आपको पता है ना, रिकैपिटलाइजेशन के माध्यम से सरकार, ये हमने पीछे पढ़ा है कि बैंक ने कितना बजट से पैसा दिया, कितना इक्विटी, कितना बॉन्ड इशू करके, है ना। निजीकरण अपने आप में एक समस्या के तौर पर, समाधान के तौर पर नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक का सकल एनपीए कितना था? 10.9%। लेकिन दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक का एनपीए कितना था? 9.9%, जो कि कम नहीं था, सिर्फ 1% का डिफरेंस है। इसका मतलब यह है कि इस बात का प्राइवेट और सरकारी बैंकों से ज्यादा लेना देना नहीं है कि किसका एनपीए कितना होगा। Poor condition of NPA is also associated with the private sector bank, that is ICI. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जो कि विदेशी बैंक है, अगर किसी को लगता है कि विदेशी बैंक ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, उनके लिए ही ये संदेश, तो उनका एनपीए 11.7% था, जो कि स्टेट बैंक से भी ज्यादा था। इसके अलावा निजी और विदेशी बैंकों की आपस में भागीदारी थी, जो कि कुछ सबसे बड़े एनपीए के रूप में सामने आए। समस्या का समाधान, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016। अब समझने की जरूरत है। देखो, इंसॉल्वेंट कौन होता है? जो ये कह दे अपने से, मान ले कि हम लोन का पैसा नहीं दे सकते, अपने आप को डिक्लेयर कर दे, वो इंसॉल्वेंट है ना। और डिफॉल्टर वो है जिसको कि जो भी अथॉरिटी है वो डिफॉल्टर डिक्लेयर करे, ठीक है। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के अनुसार किसी भी ऋण के दिवालिया होने पर एक निश्चित प्रक्रिया पूरी करने के बाद संपत्तियों को अधिकार में लिया जा सकता है, मतलब उस पर कंट्रोल बैंक का हो सकता है। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के हिसाब से यदि 75% कर्जदाता, यह हमने डिस्कस कर लिया है, सहमत हो तो 180 दिनों में कोई भी कार्रवाई की जा सकती है, और 180 दिनों के उपरांत 90 दिनों का और अतिरिक्त समय लिया जा सकता है, अगर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो, ठीक है। कर्ज न चुका पाने की स्थिति में कंपनी को अवसर दिया जाएगा, किसको? कंपनी को, कि वह निश्चित समय अवधि में कर्ज चुकता करे और स्वयं को दिवालिया घोषित करे, ठीक है, या स्वयं को दिवालिया घोषित करे अगर वो चुकता नहीं कर सकता। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, भगोड़ा अपराधी अधिनियम के तहत किसी को फ्यूजिटिव डिक्लेयर तब किया जा सकता है जब उसके लोन का जो अमाउंट है वो 100 करोड़ से ज्यादा हो, एक बात। दूसरी बात, वह किसी निर्दिष्ट अपराध के संबंध में उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका। दूसरा पॉइंट, उसने देश छोड़ दिया है और मुकदमे का सामना करने के लिए देश लौटने को इनकार कर रहा है, देश नहीं आएगा, तो उसको डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स घोषित करने के लिए विशेष अदालत स्थापित की जाएंगी या की गई हैं, और ये विशेष अदालतें किस एक्ट के तहत की गई हैं? तो उसके लिए जो पावर मिलती है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 से, PMLA 2000
टू, इससे स्पेशल कोर्ट टू डिक्लेयर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स घोषित करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का इस्तेमाल, जिसमें जब्त की जाने वाली संपत्ति का विवरण और ठिकानों की सूचना होती है कि कौन सी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। बिल अथॉरिटीज को अनुमति देता है कि विशेष अदालत में आवेदन के लंबित रहने के दौरान आरोपी की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया जा सकता है और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं। अब कुर्क का मतलब क्या है? जिस समय प्रोसीजर ऑपरेशन में चल रहा है, मतलब ये कि प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है, उस समय अगर अथॉरिटीज ने किसी की प्रॉपर्टी में कब्जा कर लिया तो इसे कुर्किंग कहते हैं, कि कुर्क कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने इसको लिक्विडेट कर दिया या बेच दिया, बेचा नहीं, अभी बेचेंगे तभी जब अदालत अपना निर्णय पूरा कर ले। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट हमारा अगला टॉपिक। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का पहले से मतलब समझ लीजिए। एक देश का टैक्स पेयर और उसी देश की टैक्स अथॉरिटी, टैक्स पेयर का उदाहरण हम मान लेते हैं यहाँ पे एयरटेल, टैक्स अथॉरिटी सीबीआईसी, चलेगा, या कोई भी ले लेते हैं, सीबीडीटी भी ले सकते हैं, यहाँ पे सीबीडीटी ले लेते हैं। टैक्स अथॉरिटी और एक देश का टैक्स पेयर, ठीक है। अगर ये आपस में कोई अग्रीमेंट कर ले, टैक्स पे करने की अवधि के पहले एडवांस में प्राइस कि हमारा साल का इतना टर्नओवर होता है, हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट कॉर्पोरेट टैक्स इतना लगभग बनता है, और वो किस्तों में देना शुरू कर दें, तो इनके ऊपर साल के अंत में कोई एक्स्ट्रा टैक्स देने का बर्डन नहीं रहेगा। टैक्स अथॉरिटीज को पहले से पता रहेगा कि उनको इतना टैक्स का अमाउंट मिलना है, ठीक है। तो इसे एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट कहा जाएगा। अब मान लेते हैं कि एयरटेल का एक और वेंचर है जिसको एयरटेल डिजिटल कहा जाता है, ठीक है। अब अगर ये जो टैक्स अथॉरिटी है ये इन दोनों से अलग अलग डील करे, अलग अलग कंपनी मानकर, मतलब ये कि इनका वो क्या संबंध है इससे मतलब नहीं है। एयरटेल और एयरटेल डिजिटल इनको अलग अलग कंपनी माने, एक ही ना माने। एक तो तरीका ये था कि दोनों को एक ही मान ले, है ना, कि एक ही कंपनी है। लेकिन अगर अलग अलग इनको कंपनी माने, एक ही कंपनी मानने में बहुत सारे इश्यूज थे टैक्स चोरी के, इनको अलग अलग कंपनी मानकर इनके अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से टैक्स लिए जाए तो उसे आर्म्स लेंथ प्राइस कहा जाएगा। आर्म्स लेंथ प्राइसिंग एएलपी कहा जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट आमतौर पर एक करदाता और कम से कम एक टैक्स अथॉरिटी के बीच में होता है, ठीक है। कोई एक टैक्स प्राधिकरण होता है जो कि कंपनियों के बीच लेन देन के लिए मूल्य निर्धारण की विधि को पहले से ही तय कर लेता है, कितना टैक्स किसका बन रहा है, ठीक है। तो उसे एडवांस प्राइसिंग कहते हैं। भारत में एडवांस प्राइसिंग की अवधारणा को वित्त अधिनियम 2012 से प्रस्तुत किया गया था।
किस कानून से? फाइनेंस एक्ट 2012 से। इस समझौते के तहत किसी अनिश्चितता से बचने के लिए आर्म्स लेंथ प्राइस के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। यह हमने पीछे डिस्कस कर लिया। इसकी आवश्यकता क्यों है? एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का उद्देश्य ट्रांसफर प्राइसिंग के क्षेत्र में मूल्य निर्धारण के तरीकों को निर्दिष्ट कर और अंतरराष्ट्रीय लेन देन की कीमतों को अग्रिम रूप से निर्धारित करके करदाताओं को निश्चितता प्रदान करता है। टैक्स पेयर्स कंपनीज जो होते हैं उनको निश्चितता प्रदान की जाती है कि आपका इतना टैक्स बनेगा, और खास तौर पे वो टैक्स कंपनियां जो फॉरेन मार्केट में डील करती हैं तो उन पे टैक्स चोरी करने के विकल्प घट जाते हैं, तथा वो पहले से किसी टैक्स अथॉरिटी की नजर में रहते हैं जिसके माध्यम से वो ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं कर सकते, और अगर ट्रांसफर प्राइसिंग करने की कोशिश करते हैं तो भी वो टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे। अब ये बात आती है कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्या समस्या है। एक मिनट। ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब जैसे कि वोडाफोन का केस हमको पता है। वोडाफोन की एक कंपनी इंडिया में है और एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में वोडाफोन ने अपना मान लीजिए 50% प्रॉफिट इनको ट्रांसफर किया और इनसे कोई रॉ मटेरियल खरीदा या कोई सर्विस खरीदी, ठीक है, और उसमें इन्होंने कोई अमाउंट मान लीजिए इनको पे करना था 40 रुपए, जिसमें इन्होंने 80 पे कर दिया और ये दिखाया कि ये प्रोडक्ट हमको 80 रुपए में प्राप्त हुआ जबकि वो 40 रुपए का है। तो आइडियली इन्होंने अपना प्रॉफिट किसको दे दिया? अपनी ही एक दूसरी कंपनी को, अपना परचेज को महंगा बताकर। आया समझ में? अपनी परचेज को महंगा बताकर, अपनी खरीद को महंगा बताकर इन्होंने अपना प्रॉफिट अपनी ही एक दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। क्यों? ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में जो कंपनी स्थित है उसको, चूंकि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में टैक्स है नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स इज नियरली जीरो। इस तरह से उन्होंने भारत की टैक्स अथॉरिटीज से अपना पैसा बचाया और अपनी ही एक कंपनी को भेज दिया अपनी लागत बढ़ाते हुए, और एक्चुअल में वो लागत तो हुई ही नहीं क्योंकि यहाँ पे दोनों कंपनी सेम है, ठीक है। तो इन घटनाक्रमों को रोकने के लिए एडवांस प्राइसिंग का जो मैकेनिज्म है वो बहुत कारगर साबित होता है, ठीक है। दो संबंधित कंपनियों के बीच में किसी तरह के लेन देन के मूल्य निर्धारण को ट्रांसफर प्राइसिंग कहा जाता है। हमने देख लिया पीछे। संबंधित कंपनी का आशय यह है कि मूल कंपनी जैसे वोडाफोन की सब्सिडरी कंपनी या होल्डिंग कंपनी, जैसे हमने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की कंपनी का उदाहरण लिया यहाँ पे। एपीए के प्रकार द्विपक्षीय, एक पक्षीय। अब देखो, अगर एक टैक्स अथॉरिटी और एक टैक्स पेयर के बीच में अग्रीमेंट हो तो ये एक पक्षीय है। एक टैक्स पेयर और दो टैक्स अथॉरिटीज, एक टैक्स पेयर और दो टैक्स अथॉरिटीज T1 T2 है तो ये बहुपक्षीय हुआ। जैसे गूगल के केस में अमेरिका की यानी कि यूएसए की टैक्स अथॉरिटी और गूगल जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है तो इंडिया की टैक्स अथॉरिटी, इतने लोग, तीन लोग डील करेंगे। गूगल, इंडिया, यूएसए, यहाँ की टैक्स अथॉरिटीज और गूगल, तो ये तीन लोगों के बीच का अग्रीमेंट हो जाएगा। तो इसे दो देशों के टैक्स कर प्राधिकरण और किसी कंपनी के बीच में जो अनुबंध होता है उसे बहुपक्षीय मूल्य निर्धारण समझौता, बाइलेटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कहा जाता है, बीएपीए। जब कोई करदाता किसी देश में कर संबंधी निश्चितता के लिए केवल एक सरकारी प्राधिकरण के साथ अनुबंध करता है तो इसे एक पक्षीय मूल्य निर्धारण समझौता कहा जाता है, यूनिलैटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कहा जाता है। जब दो देशों के बीच कोई दोहरी कराधान संधि नहीं है तो हो सकता है यूएपीए को प्राथमिकता दिया जाए। यूनिलैटरल प्राइसिंग एग्रीमेंट की बात। पेमेंट विजन, देखो पेमेंट विजन का उद्देश्य यह था कि देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया जाए
डिजिटाइजेशन को बढ़ाया जाए, ठीक है, हार्ड कैश को कम किया जाए, है ना, इत्यादि। इसकी थीम क्या है? तो ई पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम। आरबीआई द्वारा प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित, तीव्र, सुविधाजनक, सुलभ, किफायती ई भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए पेमेंट विजन 2025 लागू किया। क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई, अब इनको समझ लेते हैं क्या है। सहित प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए डिजिटल भुगतान अवसंरचना तथा लेन देन और पुनरीक्षण दिशा निर्देशों को की जियो टैगिंग को सक्षम प्रदान करने के लिए पेमेंट विजन 2025 लाया गया। देखो, प्रीपेड पेमेंट क्या है? आप रिचार्ज करवाने जाते हो, 100 रुपए देते हो, 100 रुपए का रिचार्ज हो जाता है, ये प्रीपेड है। पोस्ट पेड क्या होता है कि आपने रिचार्ज करा लिया और पेमेंट किसी अगली तारीख को हुआ। जैसे आईआरसीटीसी ये फैसिलिटीज देती है कि आप टिकट बुक कर लीजिए पहले, पेमेंट बाद में कर, तो वो पोस्ट पेड होते हैं। भुगतान परिस्थितियां, पारिस्थितिक तंत्र में पेमेंट इकोसिस्टम में सभी महत्वपूर्ण बिचौलियों को रेगुलेट करना। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बिचौलिया का मतलब कोई क्रिमिनल नहीं है, जैसे फोन पे, पेटीएम इत्यादि, तथा क्रेडिट कार्ड और सॉरी यहाँ पे बिचौलिए कौन कौन से हैं? और हाँ, यही सब जितनी बीच में चैनल प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट कंपनीज होती हैं, रिटेल पेमेंट इत्यादि की जो फैसिलिटीज ऑफर करती हैं, यहाँ पे उन्हीं सबकी ही बात है। भुगतान, हाँ, बिचौलियों को विनियमित करना तथा क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से जोड़ना। क्रेडिट कार्ड आप जानते हैं, और यूपीआई। भुगतान क्षेत्र में बिग टेक और फिनटेक को रेगुलेट करना। टेक कंपनी आपने देख रहे हैं आजकल खूब आ रही है पेमेंट के लिए, यही फोन पे और तमाम गूगल पे इत्यादि, ये सारी चीजें, उन्हीं को फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कहा जाता है या बिग टेक्स कहा जाता है। बुक नाउ पे लेटर, बीएनपीएल, जैसे अभी मैंने उदाहरण बताया कि आईआरसीटीसी का आप टिकट बुक करो पहले और पेमेंट करो बाद में, तो बुक नाउ पे लेटर से जुड़े भुगतानों पर उचित दिशा निर्देश का निर्धारण करना। चेक ट्रंकेशन सिस्टम और इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करके ऑनलाइन व्यापारी भुगतान को संसाधित करते हुए एक भुगतान प्रणाली निर्मित करना। चेक ट्रंकेशन क्या है? ये आपके सामने एक चेक है, इसका MICR है। नॉर्मल कंडीशन पर ये इसका MICR है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, आप चेक साइन करते हैं, है ना, अमाउंट भरते हैं, ये दोनों काम किया, आप चेक बैंक में दे आते हैं, फिर वो बैंक दूसरे उस ब्रांच में भेजता है, दूसरे उस बैंक को भेजता है जहां से उसे चेक का पेमेंट चाहिए। ये एक प्रक्रिया होती है। चेक ट्रंकेशन में आप अपना चेक साइन करके अमाउंट भर के आप अपनी ब्रांच को दे देते हैं, ब्रांच तक पहुंचा देते हैं। आपका ब्रांच डेट, MICR का जो कोडिंग है, इस डेटा को स्कैन करके इसके इमेजिंग के माध्यम से वहीं पे बैठे बैठे डिटेल्स दूसरी ब्रांच को भेजती है, और इसका चेक का एक तरीके से इसे ट्रंकेशन कहते हैं। मैं भी बताता हूँ कि ट्रंकेशन क्या होता है। तो इस डेटा, डेट इत्यादि, कौन कौन से डेटा है इसमें, ये MICR, यही है MICR, ठीक है, और बैंड पर जो डेटा उपस्थित है, और ये सारी जो बैंड पर नीचे डेटा उपस्थित है, प्रस्तुति की तारीख, प्रस्तुत करने वाला बैंक, ठीक है, इन सारी चीजों के साथ समाशोधन ग्रह, ये समाशोधन ग्रह वो होता है जहां पे चेक को का भुगतान प्राप्त किया जाता है, के माध्यम से भुगतान करने वाली शाखा को प्रेषित की जाती है। अब देखिए, जब ये डिटेल आपने दूसरी, आप एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को भेजती है, तो वहां से इसको, इसके ऑथराइजेशन को एक्नॉलेज किया जाता है कि हाँ ये चेक प्राप्त हुआ, और वो पेमेंट इंश्योर कर देती है, तो पैसा अकाउंट में आ जाता है। ये तो है प्रक्रिया। इसे ट्रंकेशन क्यों कहते हैं? देखो, ट्रंकेशन मतलब होता है प्रोसेस को कम कर देना, इसीलिए इसे, ये चेक के प्रोसेस को कम करता है, इसीलिए इसे चेक ट्रंकेशन कहते हैं। चेक ट्रंकेशन बैंक शाखाओं में भौतिक लिखितों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। मतलब ये कि इन चेक्स को भेजना और इसकी आवश्यकता को खत्म कर दिया। अब भौतिक चेकों के संचालन से संबंधित लागत को कम करता है, समाप्ति हो गया लागत। उनके संग्रह के लिए आवश्यक समय कि चेक पहले लेने जाओ और वो संपूर्ण गतिविधि को फॉलो करो, तो उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
पेमेंट डिवीजन के लक्ष्य क्या हैं? देखो, जो चेक आधारित भुगतान है उसकी कुल मात्रा को कुछ कम किया जाए 0.25%। इसमें रिटेल पेमेंट में डिजिटल भुगतान को 3 गुना कर दिया जाए, बढ़ा दिया गया। चलिए, यूपीआई पेमेंट 50% तक की औसत वार्षिक वृद्धि और आईएमपीएस एनईएफटी में 20% तक की वृद्धि किया जाए। तो यूपीआई और एनईएफटी आईएमपीएस के माध्यम से पेमेंट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भुगतान लेन-देन टर्नओवर को जीडीपी की कुल की तुलना में बढ़ाकर 8% कर देना चाहिए। पीओएस मशीन होता है पॉइंट ऑफ सेल, पर डेबिट कार्ड लेन-देन में 20% की वृद्धि की जानी चाहिए। मूल्य के संदर्भ में क्रेडिट कार्ड से आगे निकलने के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग करना चाहिए। देखो, डेबिट कार्ड का मतलब हम अपना पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का मतलब हम बैंक का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड में अगर आपने अपना क्रेडिट लिमिट ब्रीच किया या अपने क्रेडिट वाला पैसा जो आपने इस्तेमाल कर लिया था शॉपिंग में, उसे आप रीपे नहीं कर पाए, तो ऐसी कंडीशन में बैंक का एनपीए बढ़ सकता है। इसलिए डेबिट कार्ड के उपयोग को बढ़ावा देने की बात करता है पेमेंट डिवीजन। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स की 150% तक की वृद्धि की जाए। कार्ड स्वीकार करने का बुनियादी ढांचा बढ़ाया जाए, 250 लाख तक बढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए, मोबाइल आधारित लेन देन के लिए आधार पंजीकृत ग्राहक में 50% की वृद्धि की जाए। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कैश इन सर्कुलेशन में कमी की जाए। मतलब ये कि कितने परसेंट कैश टू जीडीपी है, ये हमने पीछे ग्राफ में दिखाया था, उसको कम किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे हमारा यूनिट 2 खत्म होता है। आने वाले सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर यूनिट 3 शुरू करेंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हम यूनिट, ऐसा हो सकता है कि यूनिट 3 हम पहले शुरू करते हैं और क्वेश्चन बीच में किसी दिन करें, उसकी चिंता नहीं करनी है। फिलहाल यहाँ पे हमको इजाजत दीजिए। आप लोग अपने नोट्स बनाते रहिए, चीजों को रिवाइज करते रहिए और आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।